यस पीपल, डन विथ योर ब्रेक। आप लोगों का ब्रेक हो गया। ब्रेक के बाद वापस से आपका स्वागत है। अब एक चीज समझना, हम कुछ छोटी 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 प्यारी सी नन्ही मुन्नी सेक्शंस पढ़ते हैं। 4 सेक्शन है, सिमिलर सेक्शन है, और चारों सेक्शन बहुत ही प्यारी है, नन्ही मुन्नी सी सेक्शन है जो हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहली सेक्शन हम पढ़ते हैं, दैट इज सेक्शन 139 4A करके, और 4A इज रिलेटेड टू द रिटर्न ऑफ ट्रस्ट। ट्रस्ट का मतलब होता है यहां पे ट्रस्ट। ट्रस्ट मीन्स तूने मेरा ट्रस्ट तोड़ दिया, वो वाला ट्रस्ट नहीं। यहां ट्रस्ट का मतलब होता है एनजीओ। जो एनजीओज होते हैं, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन आप बोल दो, इसका पूरा टॉपिक है चैरिटेबल एंड रिलीजियस ट्रस्ट। तो ट्रस्ट की बात करते हैं हम। अब एक बात समझना, रिटर्न ऑफ ट्रस्ट, क्वेश्चन ये आता है ट्रस्ट को रिटर्न फाइल करना है या नहीं। 139(1) के हिसाब से हुआ क्या, एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लो बालाजी ट्रस्ट है, तिरुपति बालाजी। बालाजी ट्रस्ट की इस साल में जो इनकम है ना, वो 2000 करोड़ है, और वो पूरी इनकम एग्जेम्प्ट हो जाती है। अंडर सेक्शन 11 एंड 12 करके 2 सेक्शन होती है, और 11-12 में मान लो 2000 करोड़ है, वो पूरा एग्जेम्प्ट हो गया। तो यहां पे इसका जो जीटीआई आया, ग्रॉस टोटल इनकम या नेट टैक्सेबल इनकम, वो तो नील आ गया। अब आप बताएंगे मुझे, क्या 139(1) के हिसाब से ट्रस्ट को रिटर्न फाइल करना है क्या नहीं करना? क्योंकि 139(1) के हिसाब से रिटर्न हमको तभी फाइल करना पड़ता था जब आपका ग्रॉस टोटल इनकम बेसिक एग्जाम्पशन से ज्यादा था। यहां तो ग्रॉस टोटल इनकम नील आ गया, और ग्रॉस टोटल इनकम बेसिक एग्जाम्पशन से ज्यादा नहीं है, और ये कंपनी पार्टनरशिप फर्म नहीं है। तो भैया एक बात बताओ, 139(1) के हिसाब से तो इनको रिटर्न फाइल करना ही नहीं है। तो इसके लिए लॉ मेकर्स ने क्या डाला, एक नई सेक्शन डाली 139(4)A। और 139(4)A में इन्होंने ये बोला कि अगर कोई भी ट्रस्ट है जिसका इनकम बिफोर क्लेमिंग एग्जेम्पशन, ये एग्जेम्पशन लेने से पहले, मींस ये जो एग्जेम्पशन है, ये एग्जेम्पशन लेने से पहले ये वाला जो इनकम है, ये अगर बेसिक एग्जेम्पशन से ज्यादा है, तो उस केस में ट्रस्ट को अपना रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। तो लॉ मेकर्स ने इसलिए 4A डाली। 4A डालने के पीछे का औचित्य क्या है, रीजन क्या है, जरूरत क्या है? जरूरत यह है कि भैया ये जो, नहीं तो क्या होगा, ट्रस्ट को रिटर्न ही फाइल नहीं करना पड़ेगा। तो अब इन्होंने क्या लॉ में डाला कि 11-12 का एग्जेम्पशन लेने से पहले, मींस ये एग्जेम्पशन लेने से पहले ये वाली जो इनकम है ना, ये ऊपर वाली, ये वाली इनकम जो है, ये अगर बेसिक एग्जेम्पशन से ज्यादा है, तो ट्रस्ट को अपना रिटर्न है, वो ट्रस्ट को अपना रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। अब एक और चीज समझना, सर अगर ट्रस्ट को अपना रिटर्न फाइल करना पड़ेगा तो ट्रस्ट की ड्यू डेट क्या रहेगी? तो ड्यू डेट ट्रस्ट की नॉर्मली ऑडिट होती है। नॉर्मली क्या होता है कि अगर मान लो ये जो इनकम है, इफ इट इज मोर देन 2,50,000 से ज्यादा इनकम है एग्जामिशन लेने से पहले वाला, तो ट्रस्ट की ऑडिट होती है, और जब ट्रस्ट की ऑडिट होती है तो ड्यू डेट 31 अक्टूबर हो जाएगी ऑफ द असेसमेंट ईयर। अगर ट्रस्ट ने लेट रिटर्न फाइल किया तो क्या होगा, आपका 234F का जो फीस है, वो फीस तो लगेगा ही लगेगा। और फीस कितना लग सकता है, 1000 या 5000 है उसका फीस लगेगा। अब एक और चीज समझना, ट्रस्ट के केस में एक सेपरेट पेनल्टी और लगती है, दैट इज पेनल्टी अंडर सेक्शन 272A। और 272A सेक्शन ये बोलती है कि ट्रस्ट के केस में, जो ट्रस्ट है, उस ट्रस्ट के केस में अगर ट्रस्ट ने लेट रिटर्न फाइल किया तो ₹100 पर डे का पेनल्टी लगेगा। ₹100 पर डे का पेनल्टी है, वो 100 पर डे का पेनल्टी लगेगा। तो ट्रस्ट जितना रिटर्न लेट फाइल करता है, हर दिन का ₹100 है, वो पेनल्टी भी लगता है। तो देखिए वापस से 139(4)A, रिटर्न ऑफ द ट्रस्ट, क्या ट्रस्ट को रिटर्न फाइल करना है या नहीं? तो ये सेक्शन ये बोलती है कि अगर ये एग्जेम्पशन 11-12 का लेते हैं ना, ये लेने से पहले वाला, ये वाला इनकम अगर बेसिक एग्जेम्पशन से ज्यादा है, तो उस केस में ट्रस्ट को अपना रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। और जब ट्रस्ट को अपना रिटर्न फाइल करना पड़ेगा, ड्यू डेट आएगी 31 अक्टूबर। लेट रिटर्न फाइल किया तो उस केस में फीस लगेगा, एक तो 1000, 5000, और दूसरा 272A का आपको ₹100 पर डे का पेनल्टी भी लगेगा। अब एक और चीज समझना, नेक्स्ट सेक्शन पे चलते हैं, दैट इज 139(4)B। और 4B इज रिलेटेड टू द पॉलिटिकल पार्टीज। पॉलिटिकल पार्टीज मीन्स आपकी आम आदमी पार्टी और बीजेपी और कांग्रेस, सपा, बसपा, मुंबई में मनसे, शिवसेना,
वो सब पार्टी पॉलिटिकल पार्टी। तो क्या पॉलिटिकल पार्टीज को भी अपना रिटर्न फाइल करना पड़ता है क्या? अब एक बात बताओ, मैंने आपको पॉलिटिकल पार्टी वाला टॉपिक बता दिया था। पॉलिटिकल पार्टीज के केस में क्या होता है, जो इनकम होती है ना, जैसे फॉर एन एग्जांपल मैं बात करूं आम आदमी पार्टी की, ठीक है, आम आदमी पार्टी की इस साल की इनकम है 500 करोड़। अब ये 500 करोड़ क्या हो जाता है, पूरा एग्जेम्प्ट हो जाता है अंडर सेक्शन 13A। 13A में 500 करोड़ एग्जेम्प्ट हो गया, तो बचेगा कितना? कुछ भी नहीं बचा, कुछ नहीं, 500 करोड़ पूरा एग्जेम्प्ट। तो उस पॉलिटिकल पार्टी का जीटीआई एनटीआई तो आ गया निल, अब उसको तो रिटर्न फाइल करना ही नहीं है। अब उसको तो रिटर्न फाइल करना ही नहीं है, तो यहां पे लॉ मेकर्स ने फिर क्या डाला पता है, कि अगर ये एग्जेम्पशन लेने से पहले ये वाला जो इनकम है जिस पे मैं गोला डाल रहा हूं वो वाला, ये इनकम अगर बेसिक एग्जेम्पशन से ज्यादा है, 2.5 लाख रुपए से ज्यादा है, तो पॉलिटिकल पार्टीज को भी अपना रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। ये जो इनकम है, ये वाला जो इनकम है, ये इनकम अगर बेसिक एग्जेम्पशन से ज्यादा है, मींस 2.5 लाख से ज्यादा है, एग्जेम्पशन लेने से पहले वाला इनकम 2.5 लाख से ज्यादा है, तो पॉलिटिकल पार्टीज को भी अपना रिटर्न है वो रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। लेकिन आप बोलेंगे सर पॉलिटिकल पार्टी ने अगर लेट रिटर्न फाइल किया तो उस केस में क्या होगा? ऑब्वियसली तो 234F का फीस लग सकता है 1000 और 5000 करके, ठीक है। लेकिन इसके पे वो पेनल्टी नहीं लगता, जो 272A का पेनल्टी मैंने ऊपर बताया था 100 रुपीज पर डे वाला, वो पेनल्टी पॉलिटिकल पार्टीज के केस में नहीं लगता। पॉलिटिकल पार्टीज के केस में ड्यू डेट क्या रहेगी? पॉलिटिकल पार्टीज को अपनी ऑडिट करानी पड़ेगी, तो ऑडिट करानी पड़ेगी तो सर यहां पे जो आपकी ड्यू डेट रहेगी वो आपकी ऑब्वियसली 31 अक्टूबर रहेगी। तो 31 अक्टूबर रहेगी क्योंकि ड्यू डेट आपकी ऑडिट करानी पड़ती है पॉलिटिकल पार्टीज को। अब एक और चीज समझना, नेक्स्ट सेक्शन पे चलते हैं, दैट इज द 139(4)C करके। अब एक बात समझना, ये 139(4)C क्या होता है? बहुत सारी ऐसी इंस्टीट्यूशन है, हॉस्पिटल्स है, जिनकी इनकम एग्जेम्प्ट होती है अंडर सेक्शन 10। बहुत सारी बड़ी बड़ी हॉस्पिटल्स होती है, बहुत सारी बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूट्स होती है जिनकी इनकम एग्जेम्प्ट होती है 10 में। जैसे मान लो मैं बता दूं, आपने एक सुना होगा 1023C करके सेक्शन, जिसमें बड़ी बड़ी हॉस्पिटल्स रहती है, यूनिवर्सिटीज रहती है, कॉलेज रहते हैं, उनकी इनकम एग्जेम्प्ट होती है। ट्रस्ट टॉपिक में अपन पढ़ेंगे 1023C के बारे में। एज वेल एज द एक सेक्शन होती है जैसे 1023A, इसमें क्या होता है, जो अपनी सीए इंस्टीट्यूट वगैरह है उनकी इनकम भी एग्जेम्प्ट होती है। 1023A में इनकम इज एग्जेम्प्टेड। अब एक बात समझना, ऐसे का ऐसे एक तुम्हारा म्यूचुअल फंड कंपनी होती है, म्यूचुअल फंड कंपनी की इनकम एग्जेम्प्ट होती है, उस पर कोई भी टैक्स नहीं लगता है। उसके साथ साथ में जो सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट मैंने टॉपिक पढ़ाया था, मैंने बोला था सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट के हाथ में सब इनकम है वो आपकी एग्जेम्प्ट हो जाती है। ऐसे के ऐसे जो तुम्हारे क्या बोलते हैं, एक इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है, जो इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है उसकी इनकम पूरी एग्जेम्प्ट होती है, उस पर कोई टैक्स नहीं लगता। ऐसे के ऐसे जो न्यूज एजेंसीज रहती है, न्यूज एजेंसी जैसे पीटीआई गवर्नमेंट की न्यूज एजेंसी है, तो उसके केस में कोई भी टैक्स नहीं लगता न्यूज एजेंसी के केस में। एज वेल एज द जो ट्रेड यूनियंस रहती है, ट्रेड यूनियंस के केस में कोई टैक्स नहीं लगता। तो ये जो लोग हैं ना इतने सारे, इनकी सबकी एग्जेम्प्ट इनकम होती है 10 में, 10 में इनकी इनकम एग्जेम्प्ट हो जाती है। तो अब एक बात समझिए हुआ क्या, जैसे मान लो फॉर एन एग्जांपल आईसीआई, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, उनका इनकम है वो 500 करोड़ है, और इन्होंने इसमें से एग्जेम्पशन ले ली, और एग्जेम्पशन ले ली मान लो 500 करोड़ की सेक्शन 10 की, तो यहां बचा क्या? कुछ भी नहीं। एनटीआई निल, जीटीआई निल। क्या इनको अपना रिटर्न फाइल करना पड़ेगा? राइट आंसर इज यस, इनको अपना रिटर्न फाइल करना पड़ेगा, क्योंकि यहां लॉ ने क्या बोला पता है, कि ये जो इंस्टीट्यूशन रहती है कौन कौन सी, जैसे हॉस्पिटल है, मेडिकल इंस्टीट्यूशन है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड है, या म्यूचुअल फंड है, या सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट है, वेंचर कैपिटल कंपनी, वेंचर कैपिटल फंड है, रिसर्च एसोसिएशन है, उसके बाद में आपकी न्यूज एजेंसीज है, ट्रेड यूनियंस है, इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड है, और फंड फॉर द वेलफेयर ऑफ एम्प्लॉय के लिए है वो, या फिर तुम्हारा कोर्ट सेटलमेंट गारंटी फंड है, इनकी इनकम एग्जेम्प्ट होती है 10 में। तो जब इनकी इनकम एग्जेम्प्ट है तो यहां पे एग्जेम्पशन ये जो लेते हैं ना, एग्जेम्पशन लेने से पहले ये वाला इनकम जो है वो बेसिक एग्जेम्पशन से ज्यादा होता है, तो उनको अपना रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है। तो ये बेसिक एग्जेम्पशन से ज्यादा हुआ ये वाला, तो उनको रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। अब एक बात समझना, इनकी ड्यू डेट क्या रहती है, नॉर्मली इनकी भी ऑडिट होती है तो 31 अक्टूबर। लेट रिटर्न फाइल किया तो 234F का एक तो फीस लग जाएगा कितना, 1000 5000। एंड गाइस यहां पे 272A का पेनल्टी भी लगता है कि अगर ये लोग अपना रिटर्न लेट फाइल करते हैं तो इनको
पर डे 100 रुपीज का क्या लगता है पेनल्टी, पर डे 100 रुपीज का पेनल्टी लगेगा अगर इन्होंने लेट रिटर्न फाइल किया तो। ये सेक्शन है 139(4)(c). उसके बाद एक सेक्शन होती है 139(4)(d) करके, और ये 4D सेक्शन क्या बोलती है आपको पता है, मैंने साइंटिफिक रिसर्च पढ़ाया था पीजीबीपी में, और साइंटिफिक रिसर्च में मैंने बहुत सारे वहां पे इंस्टीट्यूशन की बात की थी। मैंने बोला था राहुल आईसीयू रिसर्च एसोसिएशन है, इंस्टीट्यूट है, कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, अगर आप उनको सोशल स्टैटिस्टिकल रिसर्च के लिए डोनेशन देते हो या साइंटिफिक रिसर्च के लिए डोनेशन देते हो तो आपको 35 में डिडक्शन मिलता है। उनकी खुद की इनकम पूरी एग्जेम्प्ट होती है। जो ऐसी इंस्टीट्यूशन रहती है जो सेक्शन 35 वाली है, जो ऐसी इंस्टीट्यूशन रहती है जो सेक्शन 35 में रजिस्टर्ड होती है, उनकी खुद की इनकम पूरी एग्जेम्प्ट होती है क्योंकि वो रिसर्च वगैरह करते हैं, बट उनको रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है, मैंडेटरी। ऐसा भी कंडीशन नहीं है कि एग्जामिशन से पहले इनकम बेसिक एग्जामिशन से ज्यादा वगैरह, ऐसा कोई कंडीशन नहीं है। दे हैव टू फाइल द रिटर्न मैंडेटरी, मींस उनको रिटर्न फाइल करना ही पड़ेगा। एंड उसके बाद 139(4)(e) है एंड 139(4)(f) है। इसके बारे में मैं आपको ऑलरेडी पहले बता चुका हूं कहीं ना कहीं पे। 4E ये बोलता है कि जो भी तुम्हारे बिजनेस ट्रस्ट होते हैं, बिजनेस ट्रस्ट मैंने आपको बताया था रिट के केस में और INVIT के केस में, इनके केस में रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है, दे हैव टू फाइल द रिटर्न। एंड 139(4)(f) बोलता है कि जो भी इन्वेस्टमेंट फंड्स होते हैं, इन्वेस्टमेंट फंड, इनके केस में भी रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है, दे हैव टू फाइल द रिटर्न। उनको अपना रिटर्न है वो फाइल करना ही पड़ेगा, रिटर्न फाइलिंग इज मैंडेटरी। तो एक बात बताइए, मैं अगर यहां पे 6 सेक्शन है टोटल, उसको मैं रिवाइज कराता हूं। देखिए 139(4)(a), 4B, 4C, 4D, 4E एंड 4F। ये जो 6 सेक्शन है क्या क्या पढ़ा इसमें, देखिए 4A क्या था आपका ट्रस्ट का रिटर्न, ये क्या था पॉलिटिकल पार्टी का रिटर्न, ये क्या था सर्टेन इंस्टीट्यूशन वगैरह, ये क्या था आपके साइंटिफिक रिसर्च एसोसिएशन इंस्टीट्यूट वगैरह, ये क्या था बिजनेस ट्रस्ट, और ये है आपका इन्वेस्टमेंट फंड। अब एक बात समझना, लॉ मेकर्स बोलते हैं कि ये जो पहले वाले 3 लोग हैं ना, इनको रिटर्न तभी फाइल करना है जब आपका इनकम होता है बिफोर एग्जेम्पशन। बिफोर एग्जेम्पशन, एग्जेम्पशन लेने से पहले वाला इनकम है वो आपका 2.5 लाख रुपए से ज्यादा है, मींस बेसिक एग्जेम्पशन से ज्यादा है तो रिटर्न फाइल करना है। एंड ये 3 केस ऐसे हैं जिसमें आपका जो रिटर्न फाइल करना है ना, वो रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है। क्या है मैंडेटरी, मींस दे हैव टू फाइल द रिटर्न, रिटर्न फाइलिंग इज मैंडेटरी इन दिस 3 केसेस। ये 3 केसेस में मैंडेटरी है। एंड बेटा ऊपर वाले 3 केसेस में तभी फाइल करना है जब आपका इनकम एग्जेम्पशन लेने से पहले वाला बेसिक एग्जेम्पशन से ज्यादा है। चलिए आप एक काम करिए, आपकी बुक में जो पूरा पेज दे रखा है 287 रहेगा कॉम्पैक्ट में, रीड कर लीजिए। डन पीपल, हो गया हो तो बोलिए डन।
डन। चलिए अब अपन 139 4 ABCDEF के बाद हम चलते हैं एक सेक्शन पे, दैट इज द सेक्शन दे रखी है आपको 140, और 140 सेक्शन में आपको दे रखा है दैट इज वेरिफिकेशन ऑफ रिटर्न। मींस रिटर्न को कौन वेरीफाई करेगा। पहले मैं बताऊं, पहले यहां पे होता था साइनिंग ऑफ रिटर्न। मींस पहले इस सेक्शन का नाम हुआ करता था साइनिंग ऑफ रिटर्न, बट थोड़े टाइम बाद फिर उसको वेरिफिकेशन कर दिया। अगर आपको याद रहेगा तो पहले क्या होता था, हम रिटर्न को साइन करके और उसका जो एक्नॉलेजमेंट है ना, वो एक्नॉलेजमेंट बैंगलोर सीपीसी भेजते थे। अगर आपको याद रहेगा बचपन की बातें, कि पहले हम क्या करते थे, एक एक्नॉलेजमेंट लेते थे और वो एक्नॉलेजमेंट जो निकलता था, जिसको आप ITR-V बोलते हैं शायद, वो वाला एक्नॉलेजमेंट क्या करते थे, हम भेज देते थे साइन करके बैंगलोर। क्लाइंट से साइन कराते थे, बट हमारे ऑफिस में तो बड़े एक्सपर्ट बंदे थे, क्या करते थे, क्लाइंट का साइन देखते थे, 2 बार क्लाइंट का साइन है वो रफ पेपर पे करते थे, तो तीसरा सीधा उस पे और सीधा बैंगलोर भेज देते थे, और रिटर्न है वो वेरीफाई भी हो जाता था वैसा। लेकिन उसके बाद इन्होंने क्या किया, सब चीजें ऑनलाइन कर दी, और ऑब्वियसली जरूरी हो गया, क्योंकि आप समझिए बैंगलोर में एक साल में 5 करोड़ पेपर जाते होंगे, बिकॉज 5 करोड़ अगर रिटर्न फाइल होते हैं तो 5 करोड़ पेपर्स जाते होंगे, तो 5 करोड़ पेपर कितना सारा कचरा हो जाता होगा। उसके साथ साथ 5 करोड़ एनवेलप भी जाते थे, कभी कभी साइन मैच नहीं हुआ तो वापस आपसे आप भेज देते थे करके, ठीक है। तो आप सोचिए कितना ज्यादा वहां पे पेपर्स का वेस्टेज था, और उसको रिजॉल्व करने के लिए ऑब्वियसली इन्होंने बोला कि अब रिटर्न को हम वेरीफाई कराएंगे। वेरिफिकेशन कैसे होता है, आप या तो आधार OTP से कर लीजिए करके, ठीक है, जो आधार OTP है, आधार OTP से आप वेरीफाई कर सकते हैं, या फिर आप लोग अभी तो बैंक से भी कर सकते हैं। बैंक अकाउंट जो है आपका नेट बैंकिंग है, तो नेट बैंकिंग से आप वेरीफाई कर लीजिए, फटाफट हो जाता है। उसके साथ साथ में लेकिन आज भी ऐसा होता है कि अगर मान लो आपका आधार लिंक नहीं है, तो आज भी हमको पेपर वो साइन करके भेजना पड़ता है। ऑब्वियसली दैट इज द लास्ट ऑप्शन, उसमें दे रखा है कि क्या क्या ऑप्शन है, तो उसमें ये भी ऑप्शन है कि आप बेंगलोर भेज दीजिए। अगर आपका आधार लिंक वगैरह नहीं है तो आप फिर बेंगलोर भेज दीजिए, नेट बैंकिंग भी नहीं है तो आप सीधा क्या करिए, आप बेंगलोर भेज दीजिए, वैसा होता है। डिजिटल सिग्नेचर है तो उससे वेरीफाई कर लीजिए, बट अगर वो सब नहीं है तो फिर आप बेंगलोर कॉपी है वो भेज दीजिए। अब एक बात समझना, क्वेश्चन ये आता है सर किसका रिटर्न कौन वेरीफाई करेगा। जैसे मेरा रिटर्न है, एक इंडिविजुअल का रिटर्न कौन करेगा, वो खुद ही करेगा। एक इंडिविजुअल है, उसका रिटर्न है वो इंडिविजुअल खुद वेरीफाई करेगा। अब अगर कोई इंडिविजुअल इंडिया में नहीं है, या फिर इंडिविजुअल मेंटली कैपेबल नहीं है, अगर मेंटली कैपेबल नहीं है या फिर इंडिविजुअल इंडिया में नहीं है, देखो इंडिया में अगर आप नहीं हो तो इंडिया के बाहर से भी रिटर्न वेरीफाई तो कर ही सकते हो, क्या फर्क पड़ता है, ऑनलाइन करना है। बट अगर इंडिया में नहीं है या फिर मेंटली कैपेबल है, तो उस केस में जो भी उसके बिहाफ पे वेरीफाई करने के लिए कॉम्पिटेंट है ना, वो कर सकता है वेरीफाई। अगर कोई HUF है तो HUF के केस में कर्ता वेरीफाई करेगा। अगर कोई भी कर्ता इंडिया में नहीं है, या कर्ता जो है वो मेंटली डिसेबल है, मेंटली जो है वो फिजिकली मेंटली फिट नहीं है, तो उस केस में कोई भी एडल्ट मेंबर है वो कर सकता है, लेकिन माइनर नहीं कर सकता। ऐसा नहीं कि घर में छोटा बच्चा था बोले ले ले तू वेरीफाई कर ले, इट्स नॉट लाइक दैट। तो HUF का रिटर्न कर्ता करेगा, बट कर्ता इंडिया में नहीं है या कर्ता जो है वो मेंटली कैपेबल नहीं है, तो उस केस में कोई भी मेंबर कर सकता है, बट वो एडल्ट होना चाहिए, वो माइनर नहीं होना चाहिए। सर पार्टनरशिप फर्म के केस में कौन करेगा, ऑब्वियसली मैनेजिंग पार्टनर, लेकिन बहुत सारी पार्टनरशिप फर्म में मैनेजिंग पार्टनर होता ही नहीं है, सब पार्टनर इक्वल। तो उस केस में कोई भी पार्टनर कर सकता है, लेकिन वो एडल्ट होना चाहिए, माइनर नहीं चलेगा। कोई भी पार्टनर कर सकता है, वो माइनर नहीं होना चाहिए। सर LLP के केस में कौन करेगा, ऑब्वियसली डेजिग्नेटेड पार्टनर करेगा, जैसे मैनेजिंग पार्टनर होता है वैसे ही डेजिग्नेटेड पार्टनर होता है। लेकिन अगर मान लो वहां पे जो LLP के केस में डेजिग्नेटेड पार्टनर नहीं है, तो उस केस में कोई भी दूसरा पार्टनर कर सकता है, कोई भी दूसरा पार्टनर है वो कर सकता है। अब यहां पे माइनर लिखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आपको पता है LLP के केस में माइनर पार्टनर नहीं बन सकता। LLP के केस में आपको क्या चाहिए होता है, डिन नंबर चाहिए, और डिन नंबर माइनर को मिलता नहीं है, तो माइनर पार्टनर बन ही नहीं सकता LLP के केस में। तो कोई भी पार्टनर कर सकता है। यहां पे एक और चीज बोला, और एनी अदर पर्सन में बी प्रिस्क्राइब, यहां पे CBDT और भी किसी पर्सन को प्रिस्क्राइब कर सकती है। LLP के केस में साइन करने के लिए, वेरीफाई करने के लिए किसी और भी पर्सन को प्रिस्क्राइब कर सकती है। ये किया है इन्होंने IBC में। अगर मान लो आपका केस IBC में चल रहा है, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक करप्सी में, तो उस केस में LLP के केस में किसको
किसी और पर्सन को अपॉइंट जो करते हैं वो पर्सन भी वेरीफाई कर सकता है, ऐसा क्लेरिफिकेशन इन्होंने लास्ट में दिया है। तो देखिए एनी अदर पर्सन मे बी प्रिस्क्राइब, उन्होंने प्रिस्क्राइब नीचे किया है, तो एनी अदर पर्सन मे बी प्रिस्क्राइब। उसके बाद कंपनी के केस में कौन करेगा, तो कंपनी के केस में मैनेजिंग डायरेक्टर करेगा। बट अगर एमडी है ही नहीं तो एनी अदर डायरेक्टर कर सकता है, या फिर एनी अदर पर्सन मे बी प्रिस्क्राइब, जो इन्होंने लास्ट में प्रिस्क्राइब किया है। कंपनी अगर लिक्विडेशन में है तो लिक्विडेटर करता है। अगर एप्लीकेशन फॉर कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस हैज बीन एडमिटेड बाय एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, अगर आपकी जो एप्लीकेशन है वो आईबीसी 2016 में एडमिट हो गई है, तो जो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल अपॉइंटेड बाय सच एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, जो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल होता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट भी इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल बन सकता है, तो वो रिटर्न को वेरीफाई करेगा। पॉलिटिकल पार्टी के केस में सीईओ, अगर लोकल अथॉरिटी के केस में प्रिंसिपल ऑफिसर, और एनी अदर पर्सन के केस में पर्सन कॉम्पिटेंट टू वेरीफाई द रिटर्न, जो वेरीफाई करने की औकात रखता है वो वेरीफाई कर सकता है। अब यहां पे एक और चीज समझना, यहां पे जो दो जगह आपको डॉट लगा रखे हैं करके, ठीक है, एक तो आपका यहां एलएलपी के केस में अगर डेजिग्नेटेड पार्टनर नहीं है तो एनी अदर पर्सन नोटिफाई हो सकता है, एज वेल एज द कंपनी के केस में भी डायरेक्टर को छोड़ के एनी अदर पर्सन नोटिफाई हो सकता है। तो इन्होंने क्या लिखा है यहां पे, या ये अमेंडमेंट है, इन्होंने बोला कि पर्सन अपॉइंटेड बाय एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी फॉर डिस्चार्ज द ड्यूटीज और फंक्शन of a interim resolution process means person appointed by adjudicating authority, अगर adjudicating authority ने यहां पे अपॉइंट किया है for discharge the duty and the function of an interim resolution professional or a resolution professional or a liquidator as the case may be under IBC 2016, तो इन्होंने बोला कि किसी भी पर्सन को अपॉइंट किया है, किसने अपॉइंट किया है, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने, कौन सी ड्यूटी डिस्चार्ज करने के लिए, जो कि इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल की या रेजोल्यूशन प्रोफेशनल की या लिक्विडेटर की ड्यूटी को डिस्चार्ज करने के लिए जिसको अपॉइंट किया है, वो पर्सन भी रिटर्न को वेरीफाई कर सकता है, ऐसा इन्होंने लिखा है। IBC 2016 है, वो आपने लॉ में पढ़ा होगा, तो इसके बारे में आपको मेरे से ज्यादा नॉलेज रहेगी। चलिए अब अपन एक और सेक्शन पढ़ते हैं, दैट इज द 139AA एंड डबल ए मींस आधार, 139AA मींस मींस आधार, ठीक है, बड़ी ही इंटरेस्टिंग सेक्शन आधार कार्ड वाली। अब एक बात बताइए, ये सेक्शन क्या बोलती है, समझने की कोशिश करिए। हाँ, हम पढ़ने वाले हैं 139AA और इज फॉर आधार कार्ड, आधार 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 आधार। अब एक बात बताइए, इधर देखिए आप लोग, लॉ मेकर्स बोलते हैं, लॉ मेकर्स क्या बोलते हैं समझना, कि अगर आप 1 जुलाई 2017, डेट याद रहे तो रखिएगा, बेटर रहेगा, नहीं रहे तो फिर कुछ बोल नहीं सकते। 1 जुलाई 2017, इस डेट या इसके बाद मींस ऑन और आफ्टर 1 जुलाई 2017, अगर आप किसी भी पैन कार्ड के लिए अप्लाई करेंगे, पैन कार्ड के लिए अप्लाई करेंगे, तो उसमें आपको आधार नंबर लगाना पड़ेगा। आधार नंबर इज मैंडेटरी इफ यू आर एलिजिबल फॉर ऑप्टिंग द आधार। अगर आप आधार एलिजिबल हो ऑप्ट करने के लिए, तो 1 जुलाई 2017 के बाद आप कोई भी पैन कार्ड के लिए अप्लाई करेंगे, यू हैव टू गिव द आधार नंबर ऑल्सो, आपको आधार नंबर देना पड़ेगा। या फिर 1 जुलाई 2017 उसके बाद आप कोई रिटर्न फाइल करते हैं, तो रिटर्न फाइल करते टाइम आपको अपना आधार नंबर है वो आधार नंबर लगाना पड़ेगा। तो देखिए मैंने क्या बोला, अगर आप 1 जुलाई 2017 या उसके बाद कोई पैन कार्ड के लिए अप्लाई करेंगे, यू हैव टू कोट द आधार नंबर, और इफ यू फाइल द रिटर्न ऑन और आफ्टर दिस डेट, यू हैव टू कोट द आधार नंबर इफ यू आर एलिजिबल टू ऑप्ट द आधार नंबर। अब एक चीज समझना, अगर आपका आधार नंबर आया नहीं है, तो उस केस में इफ यू डोंट हैव द आधार नंबर इन दैट केस बट यू ऑलरेडी अप्लाइड, तो आपको पता है आधार नंबर का एक एक्नॉलेजमेंट आईडी रहता है, और वो एक्नॉलेजमेंट आईडी रहता है /// वाला करके, ठीक है। तो वो एक्नॉलेजमेंट आईडी आप लगा लीजिए, और एक्नॉलेजमेंट आईडी लगाएंगे चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक और चीज समझना, सर ये तो आप बोल रहे हैं कि ऑन और आफ्टर दिस डेट इफ यू अप्लाई फॉर पेन यू हैव टू कोट द आधार, इफ यू फाइल द रिटर्न यू हैव टू कोट द आधार। लॉ मेकर्स दूसरा पॉइंट ये बोलते हैं कि सपोज ऑन 1 जुलाई 2017
यू आर ऑलरेडी होल्डिंग द पेन, ऑलरेडी होल्डिंग पेन मीन्स इस डेट को आपके पास पेन कार्ड है, परमानेंट अकाउंट नंबर है, देन गाइस लॉ मेकर्स बोलते हैं अगर आपके पास ऑलरेडी पेन है ना, देन यू हैव टू लिंक दिस पेन विथ आधार। आपको लिंक विथ आधार, आपको आधार के साथ में लिंक करना पड़ेगा उस पेन को आधार के साथ में। अगर आप ऑलरेडी पेन कार्ड होल्ड करते हैं ऑन 1 जुलाई 2017, देन यू हैव टू लिंक योर पेन विथ आधार, मींस पेन और आधार को आपको लिंक करना पड़ेगा। कब तक करना पड़ेगा? गवर्नमेंट डेट देगी, गवर्नमेंट नोटिफिकेशन के थ्रू डेट देगी, और गवर्नमेंट ने ये डेट जो है वो दी थी, फिर बढ़ाते गई बढ़ाते गई बढ़ाते गई बढ़ाते गए बढ़ाते गए बढ़ाते गए बढ़ाते गए, इतनी बार इस डेट को एक्सटेंड कर दिया है। अब आपको याद रखना है कि ये जो डेट है ये है 31 मार्च 2022, मीन्स 31 मार्च 2022 तक, इस डेट तक आपको क्या करना पड़ेगा पता है? अपने आधार और पैन को लिंक कराना पड़ेगा, आधार और पैन को लिंक कराना पड़ेगा। कौन सी डेट तक? 31 मार्च 2022 तक, दिस इज द डेट, कि इस डेट तक कराना पड़ेगा। अब आप बोलेंगे कि सर कैसे करा सकते हैं? ऑब्वियसली आप ऑनलाइन प्रोसेस है, ऑनलाइन करा सकते हैं, मोबाइल मैसेज के थ्रू भी करा सकते हैं अपने आधार को पैन कार्ड से लिंक। अब एक चीज समझना, अगर आपने 31 मार्च 2020 तक लिंक नहीं कराया तो क्या होगा? अगर आपने 31 मार्च 2022 तक लिंक नहीं कराया, देन आपका जो पैन नंबर है ना, योर पैन नंबर विल बी द इनऑपरेटिव। आपका पेन नंबर है वो इनऑपरेटिव हो जाएगा, और आपका पेन नंबर इनऑपरेटिव हो जाएगा, इसका मतलब ये कि आपका पेन ऑपरेशन में नहीं रहेगा। अब आपका पेन इनऑपरेटिव होगा तो क्या होता है मैं आपको बताता हूं। जैसे मान लो आपका पेन इनऑपरेटिव हो गया, आप जैसे ही बैंक जाएंगे कैश जमा करवाने और 50,000 से ज्यादा है, यू हैव टू गिव द पेन नंबर। आप जैसे ही पेन नंबर देंगे वो बैंक वाला चेक करेगा, पेन इनऑपरेटिव, आपका पेन रिजेक्ट हो जाएगा, वो नहीं लेगा पेन, बोलेगा पेन इनऑपरेटिव है, पेनल्टीज लगनी चालू हो जाएगी आपको। उसके बाद मान लो आपका टीडीएस का केस है और आपका टीडीएस काटना है, आगे वाले को टीडीएस काटना है, आपने पेन दिया, पेन इज इनऑपरेटिव। पेन इज इनऑपरेटिव तो ये माना जाएगा आपने पेन कार्ड दिया ही नहीं, आपका टीडीएस 20% से कटने लग जाएगा, दैट इज द हायर रेट, 20% से टीडीएस कटने लग जाएगा, तो आपका पेन इनऑपरेटिव हो जाएगा। तो मैंने आपको दो चीजें बताई यहां पे, देखिए पहली चीज कि 1 जुलाई 2017 या उसके बाद आप कोई भी रिटर्न फाइल करेंगे, आप उसमें आधार नंबर कोड करेंगे, या कोई भी पैन कार्ड के लिए आप अप्लाई करेंगे उसमें आप आधार नंबर कोड करेंगे। लेकिन 1 जुलाई 2017 को आपके पास ऑलरेडी पैन कार्ड है, ऑलरेडी आपके पास पैन कार्ड है, ऑन दिस पर्टिकुलर डेट यू हैव टू लिंक विद द आधार, एंड आपको कब तक लिंक करवाना है? 31 मार्च 2022 तक है, वो आपको लिंक कराना है। अगर आप इस डेट तक लिंक नहीं कराते तो आपका पेन नंबर है वो क्या हो जाएगा? इनऑपरेटिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इनऑपरेटिव। लेकिन गाइस एक चीज समझना, जो मैंने ये दो चीजें बताई ना कि आपको आधार नंबर लगाना है एंड ये आपको लिंक कराना है, ये 4 लोगों पे नहीं लगेगा। दिस पर्टिकुलर सेक्शन 139AA इज नॉट एप्लीकेबल फॉर द 4 पीपल। पहला तो कौन? अगर कोई बंदा नॉन रेजिडेंट है तो इसको ये सब करने की जरूरत नहीं है। अगर कोई बंदा नॉन रेजिडेंट है, मींस नॉट अ इंडियन रेजिडेंट, इंडिया का रेजिडेंट नहीं है, एज पर इनकम टैक्स एक्ट ही इज अ नॉन रेजिडेंट, उसको ये सब करने की जरूरत नहीं है। दूसरा, अगर नॉन सिटीजन ऑफ इंडिया है, नॉन सिटीजन ऑफ इंडिया मींस अगर वो इंडिया का सिटीजन नहीं है, सिटीजनशिप उसके पास बाहर की है, जैसे अक्षय कुमार के पास बोलते हैं कनाडा की सिटीजनशिप है, तो जिसके पास अगर सिटीजनशिप इंडिया की नहीं है उसको भी ये करने की जरूरत नहीं है लिंकेज वगैरह करके, ठीक है, बिकॉज उसको आधार नंबर अलॉट नहीं होता है। उसके बाद तीसरा, अगर कोई पर्सन है, वो पर्सन रहता है या तो जम्मू एंड कश्मीर में या फिर मेघालय में करके, ठीक है, या फिर आसाम में। देखिए वो 3 स्टेट में ऐसे भी बहुत प्रॉब्लम चल रही है एनआरसी को लेके एंड ऑल, तो जम्मू एंड कश्मीर, मेघालय या आसाम में अगर वो रहता है, जम्मू एंड कश्मीर, मेघालय और आसाम में वो रहता है, तो उसको वहां पे आधार नंबर भी ढंग से अलॉट नहीं हुआ एंड ऑल, तो इसके लिए आपको उस पे नहीं लगेगा। और चौथा पार्ट, जिसकी एज प्रीवियस ईयर में 80 ईयर्स या उससे ज्यादा हो चुकी है,
एक बात बताइए, जिस इंडिविजुअल की एज है वो 80 ईयर्स या उससे ज्यादा हो चुकी है, तो भैया 80 ईयर्स के आप हो गए हो, अब आप कहां पैन और आधार लिंक कराओगे? अपने आप को गॉड से लिंक करिए, ठीक है, अपने आप से भगवान को लिंक करिए। आपको अपने आप को जो है वो भगवान से लिंक करना है, और यहां पे आपको आधार पैन लिंक करने की जरूरत नहीं है। तो देखिए, ये जो सेक्शन है ये 4 लोगों पे नहीं लगेगी। पहला नॉन रेजिडेंट, दूसरा आपका नॉन सिटीजन ऑफ इंडिया, तीसरा जम्मू एंड कश्मीर मेघालय आसाम में का रिजाइडिंग पर्सन है, या फिर जिसका एज 80 ईयर्स या उससे ज्यादा हो चुका है, उसको ये सब लिंक वगैरह कराने की जरूरत नहीं है। अब आप मुझे बोलेंगे कि सर एक बात बताओ, आप बोल रहे हो कि पेन इनऑपरेटिव हो जाएगा। जब ये पेन इनऑपरेटिव हो जाएगा, जब ये पेन इनऑपरेटिव हो जाएगा, तो उस केस में सर क्या होगा? इनऑपरेटिव हो गया तो ये माना जाएगा जैसे आपने पेन दिया ही नहीं है। जहां जहां पेन देना था आपका पेन इनऑपरेटिव हो गया, ये माना जाएगा आपने पेन दिया ही नहीं है। अब जब आपने पेन दिया ही नहीं है, आपने पेन दिया ही नहीं है, तो इनऑपरेटिव हो गया। फिर सर ऑपरेटिव कब होगा? जिस दिन, देखो 31 मार्च तक आपने लिंक करा दिया तो इनऑपरेटिव होगा ही नहीं। अगर इनऑपरेटिव हो गया, अगर मान लो आपका जो पेन है वो पेन कार्ड क्या हो गया? इनऑपरेटिव, क्योंकि आपने लिंक नहीं कराया था, तो इनऑपरेटिव हो गया, तो उस केस में क्या होगा? आपका ये वापस ऑपरेटिव होगा। आंसर इज यस। जिस दिन आप पेन और आधार को लिंक करा देंगे वापस, पेन और आधार को जिस दिन आपने लिंक करा दिया, उस डेट से वापस से आपका पैन कार्ड ऑपरेटिव हो जाएगा। उस डेट से वापस से आपका जो पैन कार्ड है वो ऑपरेटिव हो जाएगा। जिस दिन लिंक कराया उस दिन से वापस से ऑपरेटिव हो जाएगा। लेकिन यहां पे एक नई सेक्शन डाली गई इस साल से, और वो नई सेक्शन है दैट इज द सेक्शन 234H करके। और 234H बोलती है कि अगर आप इस डेट के बाद लिंक कराएंगे ना, जैसे 31 मार्च 2022, इस डेट के बाद अगर आप लिंक कराएंगे तो आपको 1000 रुपीज तक का फीस लगेगा। कितना फीस लगेगा? आपको 1000 रुपीज का फीस लगेगा। तो भैया आपके क्लाइंट के केस में आप लिंक करा दीजिए, अगर आप इसके बाद लिंक कराएंगे तो आपको 1000 रुपीज का है वो फीस लगेगा। ये एक नई सेक्शन डाली है 234H करके, और वो बोलती है कि आपको 1000 रुपए तक फीस लगेगा अगर आपने जो लिंक कराया वो 31 मार्च 2022 के बाद में कराया तो करके। ठीक है, यू गॉट माई पॉइंट और नॉट? यस। चलिए एक काम करिए, आधार कार्ड वाला पूरा पार्ट आप एक बार रीड कर लीजिए। यस पीपल, डन? आप लोगों का हो गया? झालं? चलिए डन, बोलिए डन। आधार नंबर यहां तक हो चुका आपका?
जाला सर, कल आधार को वोटर आईडी से लिंक करने का भी बिल प्रेजेंट हुआ है, क्या बोले अभी? सबको लिंक कर ही लो एक बार। मेरे हिसाब से तो एक ही कार्ड होना चाहिए, वो सब जगह चलना चाहिए। मतलब देयर शुड बी अ वन कार्ड, दैट शुड बी अ लाइक ओवरऑल कार्ड, मतलब बस उसके अलावा और कुछ नहीं होना चाहिए, क्या अलग अलग कार्ड। बट उसमें आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन या ऐसा पॉलिटिकल पार्टी यूज़ ना करे, बिकॉज बहुत सारे लोग उसका ऑपोजिशन में जो बात कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं कि बहुत सारे मतलब आपका पर्सनल डेटा जो है वो यूज़ हो सकता है। झालं, चलिए अब अपन नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, दैट इज द पैन नंबर, परमानेंट अकाउंट नंबर। और जो लोग गुजरात से वो बोलते हैं पान नंबर करके, ठीक है, वो बोलते हैं पान, हम बोलते हैं पैन, वो बोलते हैं पान, ठीक है। हाँ तो देखिए, एक होता है पान नंबर, एक होता है पैन नंबर, दोनों सेम ही होता है। तो गुजरात में जो लोग हैं जूनागढ़ वाले बोलते हैं पान नंबर, हम बोलते हैं पैन नंबर, ठीक है, दोनों सेम ही है। अब एक चीज समझना, क्वेश्चन ये आता है पैन कार्ड किसको लेना पड़ेगा, मीन्स जो पैन कार्ड है, सर पैन कार्ड के लिए अप्लाई किसको करना पड़ता है, कौन पैन कार्ड लेगा? तो बड़ा सिंपल सी चीज है, यहां बोला हुआ है 5 लोगों के लिए पैन कार्ड लेना मैंडेटरी है। दीक्षा, देयर आर 5 पीपल्स के लिए पैन कार्ड इज मैंडेटरी, मीन्स दे हैव टू ऑब्टेन द पैन कार्ड। कौन कौन? 5 लोग। पहला बड़ा सिंपल है कि अगर किसी की इनकम जो है वो बेसिक एग्जम्पशन से ज्यादा है, जैसे आपकी इस साल में इनकम आपकी खुद की या किसी और पर्सन की जो आप में क्लब हो रही है, किसी और पर्सन की जैसे आप में क्लब हो रही है करके, ठीक है, तो उस केस में आपकी जो इनकम है वो आपकी या किसी और पर्सन की जो आप में क्लब हो रही है वो बेसिक एग्जम्पशन से ज्यादा है, तो आपको पैन कार्ड लेना पड़ेगा सबसे पहला। तो देखिए, every person if his total income or the total income of any other person in respect of which he is assessable under the act during the previous year exceed the basic exemption, मीन्स आपकी जो इनकम है वो बेसिक एग्जेम्पशन से ज्यादा है या किसी और पर्सन की इनकम के बारे में आप असेसेबल हो रहे हो, आपके हाथ में वो ऐड हो रही है, आपकी इनकम बेसिक एग्जेम्पशन से ज्यादा है, तो आपको पैन कार्ड के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। कब तक? बिफोर द 31st May ऑफ द असेसमेंट ईयर। मीन्स जैसे ही प्रीवियस ईयर कंप्लीट हो गया, तो प्रीवियस ईयर कंप्लीट होते ही आपको पता चल गया आपकी इनकम 2.5 लाख से ज्यादा है, तो असेसमेंट ईयर में 31st May जो आता है ना, उससे पहले पहले आप क्या करिए, पैन के लिए अप्लाई कर दीजिए। दूसरी चीज, अगर आप कोई भी बिजनेस करते हैं या प्रोफेशन करते हैं और आपका जो टर्नओवर है या ग्रॉस रिसिट है वो लाइकली टू बी एक्सीड 5 लाख इन द प्रीवियस ईयर, मींस 5 लाख रुपए से ज्यादा होने वाला है। आप अगर बिजनेस प्रोफेशन करते हैं और पहले साल आपको लग जाता है कि हमारा टर्नओवर 5 लाख को क्रॉस कर जाएगा, 5 लाख को क्रॉस कर जाएगा, तब आप एक काम करिए, उस ईयर के एंड से पहले पहले, मींस एंड ऑफ द प्रीवियस ईयर तक आप पैन कार्ड के लिए अप्लाई कर दीजिए। मींस आई कैन से दैट 31st March ऑफ प्रीवियस ईयर तक ही आपको पैन कार्ड के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। तो देखो, पहला क्या, अगर आपकी इनकम बेसिक एग्जेम्पशन से ज्यादा है तो आपको पैन कार्ड के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। दूसरा, अगर आप जो है वो आपका टर्नओवर जो है या ग्रॉस रिसिट है, वो टर्नओवर ग्रॉस रिसिट है वो 5 लाख से ज्यादा लाइकली टू भी होने वाला है, तो उस केस में आपको पैन कार्ड के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। तीसरा, अगर कोई चैरिटेबल रिलीजियस ट्रस्ट है जो 139(4)(m) है, उसको पैन कार्ड के लिए अप्लाई करना पड़ेगा मैंडेटरी टिल द एंड ऑफ द प्रीवियस ईयर। तो जैसे ट्रस्ट का फॉर्मेशन हो जाता है फिर आपको पैन कार्ड के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, बिफोर द एंड ऑफ द प्रीवियस ईयर तक ही आपको करना पड़ेगा, मींस 31st March तक। अब एक बात समझना, ये लोग बोलते हैं कि अगर कोई भी पर्सन है जो रेजिडेंट है, पहली चीज रेजिडेंट होना चाहिए, इंडिविजुअल को छोड़ के, अदर देन इंडिविजुअल। अगर कोई भी पार्टनरशिप फर्म है, कंपनी है, एओपी, बीओआई है, इंडिविजुअल को छोड़कर और वो रेजिडेंट है, और अगर वो किसी भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में एंटर होते हैं, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन मतलब कोई भी ऐसा ट्रांजैक्शन जिसमें फाइनेंस इन्वॉल्व होता है, पैसा है, वो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कोई भी हो सकता है, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में एंटर होते हैं और अगर वो पूरे प्रीवियस ईयर में 2.5 लाख रुपया है उससे ज्यादा है, तो उनको पैन कार्ड के लिए अप्लाई करना मैंडेटरी। अब एक बात बताओ, आजकल तो पार्टनरशिप फर्म है या कंपनी है, वो तो बनते ही अपन पैन कार्ड के लिए अप्लाई कर लेते हैं करके, ठीक है, बट यहां पे इन्होंने बोला है कि एवरी पर्सन रेजिडेंट जो कि इंडिविजुअल को छोड़ के विच एंटर इनटू एनी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन ऑफ अमाउंट एग्रीगेटिंग ऑफ 2,50,000 और मोर इन द फाइनेंशियल ईयर, तो उसको 31st May से पहले पहले क्या करना पड़ेगा, पैन कार्ड के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, जो
असेसमेंट ईयर आएगा, उसमें 31 मई से पहले पहले पैन कार्ड के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। और एक बात बताइए, अगर इस पर्सन को पैन कार्ड के लिए अप्लाई करना है तो उस केस में जो उसके एमडी रहेंगे या उसके डायरेक्टर रहेंगे, पार्टनर रहेंगे, ट्रस्टी रहेंगे, ऑथर रहेंगे, फाउंडर, कर्ता, सीईओ, प्रिंसिपल ऑफिसर और ऑफिसर बियरर और पर्सन रेफर्ड इन पॉइंट नंबर 4 अबव और एनी पर्सन कॉम्पिटेंट टू एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ सच पर्सन रेफर्ड इन 4, उनको भी पैन कार्ड के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। कब तक? 31 मई तक, अगले साल जो प्रीवियस ईयर कंप्लीट होगा उसके बाद 31 मई तक। तो मैं आपको बोलूं, हाँ, अब एक बात समझना, यहां 5 लोग ऐसे हैं, यहां 5 लोग ऐसे जिनको पैन कार्ड के लिए मैंडेटरी अप्लाई करना पड़ेगा। कौन कौन? पहला, अगर आपकी इनकम या किसी और पर्सन की इनकम जो आपकी इनकम में ऐड हो रही है, योर इनकम इज मोर देन बेसिक एग्जेम्पशन, 2.5 लाख से ज्यादा है, आपको पैन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। सेकंड, अगर आप किसी बिजनेस या प्रोफेशन में हो और आपका लाइकली टू बी टर्नओवर 5 लाख से ज्यादा होने वाला है, प्रीवियस ईयर के एंड तक ही पैन कार्ड अप्लाई कर दीजिए। ट्रस्ट के केस में पैन कार्ड इज मैंडेटरी टिल 31 मार्च तक करना पड़ेगा। और जो भी ऐसा कोई रेजिडेंट पर्सन है, इंडिविजुअल को छोड़ के कोई भी रेजिडेंट पर्सन, कंपनी, पार्टनरशिप फॉर्म, एओपी, बीआई एंड ऑल, इफ दे एंटर इनटू एनी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन इन द प्रीवियस ईयर एंड दैट फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन इज 2,50,000 और मोर, दे हैव टू अप्लाई फॉर द पैन। और अगर उनको अप्लाई करना है पैन के लिए तो उनके जो भी पार्टनर रहेंगे, एमडी रहेंगे, डायरेक्टर रहेंगे, सीईओ रहेंगे, कर्ता रहेंगे, फाउंडर रहेंगे, उन सबको भी पैन कार्ड के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। कब तक? 31 मई तक। कब तक? 31 मई तक। अब एक चीज समझना, यहां पे मैंने कुछ केसेस दे रखे हैं कि जहां पे आपको पैन कोट करना पड़ता है। मींस कुछ केसेस ऐसे हैं जहां आपको पैन कोट करना पड़ता है। जैसे आपने कोई मोटर व्हीकल खरीदा 2 व्हीलर को छोड़ के, तो यहां बायर सेलर जो है, सेल और परचेज के केस में आपको पैन कार्ड लगाना पड़ता है। एज वेल एज द आप कोई अकाउंट ओपन करते हो बेसिक सेविंग अकाउंट को छोड़ के, तो आपको पैन कार्ड लगाना पड़ता है। अगर आप मान लो कहीं पे भी डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करते हो तो आपको पैन कार्ड लगाना पड़ता है। डीमैट अकाउंट के केस में पैन कार्ड लगाना पड़ता है। यहां पे रेस्टोरेंट का बिल अगर आपने पे किया 50,000 से ज्यादा तो आपको पैन कार्ड लगाना पड़ता है कैश में। तो यहां पे एक लिस्ट दे रखी है और ये लिस्ट बोलती है कि कुछ ट्रांजेक्शन ऐसे है, अप्रॉक्स 18 ट्रांजेक्शन ऐसे है जिसमें आपको पैन कार्ड लगाना पड़ता है। अब एक बात समझना, ये जो 18 ट्रांजैक्शन है आप सिर्फ घर पे जाके इसको रीड कर लीजिएगा। बस आप रीड करके आइएगा इनको कि ऐसे कौन कौन से ट्रांजैक्शन है जहां पे पैन कार्ड लगाना है। ऑब्वियसली सब ट्रांजैक्शन याद नहीं रहेंगे आपको, बट आप इसको, जैसे कैश डिपॉजिट है 50,000 से ज्यादा होता है तो आपको पैन कार्ड है वो लगाना पड़ता है। फॉरेन ट्रेवल के केस में आपने क्या किया, अगर मान लो फॉरेन करेंसी खरीदा करके, ठीक है, 50,000 से ज्यादा और कैश में पेमेंट किया तो आपको पैन कार्ड लगाना पड़ता है। तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें ऐसी दे रखी है जहां पे आपको पैन कार्ड लगाना पड़ता है। आप एक बार रीड करेंगे आपको सब चीजें समझ में आ जाएगी। अब एक चीज समझना, मैंने आपको बोला 5 लोगों को पैन कार्ड लेना पड़ता है जो ऊपर मैंने बताया। अब कुछ लोग ऐसे हैं जिनको पैन कार्ड नहीं लेना। फॉलोइंग पर्सन नॉट रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन द पेन, इनको पैन कार्ड लेना ही नहीं है। किस किस को? एक तो माइनर को, अगर माइनर की इनकम है वो पेरेंट्स के हाथ में क्लब हो रही है, माइनर की इनकम जो है वो अगर पेरेंट्स के हाथ में क्लब हो रही है तो माइनर को पैन कार्ड लेने की जरूरत नहीं है। माइनर जो है ये ट्रांजैक्शन में भी एंटर कर सकता है, पेरेंट्स के पैन कार्ड से कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे मान लो मेरे बेटे को अकाउंट खुलवाना है तो वो क्या होगा, नॉमिनी अकाउंट होगा और मैं मेरा पैन कार्ड लगा के कर सकते हैं। मेरे बेटे को LIC लेना है तो वो ले सकता है। मेरे बेटे को FD करानी है, माइनर है, वो मेरा पैन कार्ड, मेरी वाइफ का पैन कार्ड यूज कर सकता है। तो देखिए, माइनर नॉट हैविंग एनी इनकम टैक्सेबल ऑन इन ओन हैंड्स, उसके हाथ में कोई टैक्सेबल नहीं हो रहा है, कैन एंटर इनटू द अबव ट्रांजैक्शन बाय कोटिंग द पेन ऑफ हिज पेरेंट्स और गार्डियन। यहां पे उसको खुद को पैन कार्ड के लिए अप्लाई करने की जरूरत नहीं। अब एक और बात समझना, यहां 2 लोग और हैं जिनको पैन कार्ड के लिए अप्लाई नहीं करना, एंड दिस इज द अमेंडमेंट। पहला, और ये अमेंडमेंट को मैं लिंक कराता हूं वहां पे, मैंने बोला था रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं है। तो यहां पे इन्होंने बोला कि इन केस ऑफ द नॉन रेजिडेंट, अगर कोई नॉन रेजिडेंट है, अर्न ओनली इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट इन द स्पेसिफाइड फंड, अगर मान लो उसने स्पेसिफाइड फंड में इन्वेस्टमेंट किया था। स्पेसिफाइड फंड का मतलब कैटेगरी 1 एंड 2 ऑफ द अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड लोकेटेड इन द IFSC इन द प्रीवियस ईयर। एंड स्पेसिफाइड फंड का मतलब यहां इन्वेस्टमेंट फंड होता है, ठीक है। अगर इन्वेस्टमेंट फंड ने उसमें इन्वेस्ट किया था और इन्वेस्टमेंट फंड ने उसका TDS काट लिया है, तो जब TDS काट लिया है तो वहां बोला था उसको रिटर्न फाइल करने की भी जरूरत नहीं है। तो जब रिटर्न फाइल करने की भी जरूरत नहीं तो क्या उसको इंडिया में पैन कार्ड लेना पड़ेगा? आंसर इज नो। तो अगर कोई नॉन रेजिडेंट है और उसने इन्वेस्ट किस में किया? इन्वेस्टमेंट फंड में, और इन्वेस्टमेंट फंड कहां पे लोकेटेड है? IFSC में करके, ठीक है, IFSC में लोकेटेड है। और भैया उसने अगर मान लो 194 LBB में TDS काट लिया है तो उस केस में इसको पैन कार्ड की भी जरूरत नहीं है। उसके बाद दूसरा, इन केस ऑफ नॉन रेजिडेंट एलिजिबल फॉरेन इन्वेस्टर है, नॉन रेजिडेंट फॉरेन एलिजिबल इन्वेस्टर है, अर्न ओनली इनकम फ्रॉम ट्रांजैक्शन मेड इन द कैपिटल असेट रेफर्ड इन सेक्शन 47(7)AB करके।
वो 47(7) में जो असेट्स दे रखी है वो असेट्स में वो ट्रांजैक्शन करता है। 47(7) अगर आप कैपिटल गेन में जाके देखेंगे तो वहां दे रखा है डेरिवेटिव्स है, रूपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स ऑफ इंडियन कंपनी है, उसके बाद फॉरेन डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स भी है, उसमें बहुत सारी असेट दे रखी है, ठीक है। अगर वो असेट आप आईएफएससी में बेच देते हो विच आर लिस्टेड ऑन रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज एंड आईएफएससी एंड कंसिडरेशन है वो फॉरेन करेंसी में मिलता है, तो इनको पैन कार्ड की भी जरूरत नहीं है, इनको पैन कार्ड ऑब्टेन करने की जरूरत नहीं। लेकिन एक बात बताइए, इनको कुछ कुछ चीजें हैं वो इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी। क्या क्या? नॉन रेजिडेंट या फॉरेन इन्वेस्टर है, फर्निश द फॉलोइंग डिटेल एंड डॉक्यूमेंट टू द स्पेसिफाइड फंड या स्टॉक ब्रोकर को। क्या क्या? एक तो उनका नेम, ईमेल आईडी, कॉन्टैक्ट नंबर देना पड़ेगा, एड्रेस इन द फॉरेन कंट्री ऑफ विच ही इज अ रेजिडेंट वो देना पड़ेगा, डिक्लेरेशन दैट रेजिडेंट ऑफ फॉरेन कंट्री उसका डिक्लेरेशन देना पड़ेगा, और वहां का कोई टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर है, मींस वहां का कोई पैन नंबर है तो वो देना पड़ेगा, इन विच जहां वो रहता है। इफ नॉट अवेलेबल देन अ यूनिक नंबर ऑन द बेसिस ऑफ एनआर इज आइडेंटिफाइड इन दैट कंट्री, मींस वहां का अगर कोई भी आधार नंबर वगैरह उस कंट्री का होगा तो वो देना पड़ेगा। तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी, उस नॉन रेजिडेंट को पैन कार्ड लेने की जरूरत नहीं। तो देखो नॉन रेजिडेंट क्या करता है, या तो आईएफएससी में लोकेटेड इन्वेस्टमेंट फंड में से इन्वेस्ट करता है और उससे जो इनकम मिलती है तो उनको पैन कार्ड की जरूरत नहीं है। और दूसरी चीज यहां पे क्या है कि अगर मान लो नॉन रेजिडेंट एलिजिबल फॉरेन इन्वेस्टर है, वो क्या करता है, इनकम कमाता है कहां, आईएफएससी में लोकेटेड रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में ट्रांजैक्शन करता है, वो असेट बेचता है और उससे कैपिटल गेन ऐसे भी एग्जेम्प्ट होता है। वहां जाके देखोगे 47 में एग्जेम्प्ट है, तो उसको फिर पैन कार्ड लेने की जरूरत नहीं और रिटर्न फाइल करने की भी जरूरत नहीं है। अब एक बात समझना, द स्पेसिफाइड फंड broker file quarterly statement for the quarter in which the above detail are received in form number 49BA to the DGIT or PDGIT. DGIT means Director General of Income Tax or Principal Director General of Income Tax, and upload the declaration received within 15 days from the end of the quarter in which statement relates. तो यहाँ पे जैसे ही क्वार्टरली स्टेटमेंट वो फाइल करेंगे करके, ठीक है, और जैसे ही वो फाइल करेंगे इनको मिलेगा, उससे 15 दिन के अंदर अंदर वो अपलोड करना पड़ेगा करके, ठीक है। जैसे क्वार्टर एंड से 15 दिन के अंदर अंदर आपको ये फाइल करना पड़ता है। कौन? जो स्पेसिफाइड फंड या ब्रोकर है वो फाइल करेंगे कि ये लोगों का डिटेल है जिनके पास पैन नंबर नहीं है और उनको रिटर्न फाइल करने की भी जरूरत नहीं है, बट ये इंफॉर्मेशन देनी पड़ती है। चलिए, नॉट मोर इंपोर्टेंट पार्ट, एक केस लॉ है श्रीमती कौशल्या बाई करके 2012, इसको आप काट दीजिए बिकॉज आईसीआई मटेरियल से इसको हटा दिया है, आईसीआई मटेरियल से हटा दिया है, आप साइड में इसको काट सकते हैं। अब इसमें क्या था कि अगर मान लो किसी ने, आपको पता है, पैन नंबर नहीं दिया तो उसमें क्या होता है, जब पैन नंबर नहीं देते तो उसका 20% टीडीएस कट जाता है। अब हुआ क्या, एक डिक्लेरेशन दी 197A के, और 197A की डिक्लेरेशन में ये होता है कि आपकी इनकम बेसिक एग्जम्पशन से ज्यादा नहीं है तो आप डिक्लेरेशन दे सकते हैं 197A में और आपका टीडीएस नहीं कटेगा। अब उसने डिक्लेरेशन दी बट डिक्लेरेशन में पैन नंबर नहीं डाला, क्योंकि डिक्लेरेशन में पैन नंबर इसलिए नहीं डाला क्योंकि एसएससी बोलती है, कौशल्या बाई बोलती है कि मेरे को पैन नंबर लेने की जरूरत ही नहीं है। तो जब मेरे को पैन नंबर लेने की जरूरत ही नहीं है तो मैं डिक्लेरेशन तो दे ही सकती हूँ, और डिक्लेरेशन दी उसमें पैन नंबर नहीं है, तो यहां पे एसएससी वो क्या बोलते हैं, बैंक ने टीडीएस काटा 20% से। तो क्या 20% से टीडीएस कटना चाहिए? आंसर इज नो। तो देखिए इस केस में हुआ क्या था, कर्नाटक हाईकोर्ट का जजमेंट है, इट इज नॉट नेसेसरी फॉर सच पर्सन हुज इनकम इज बिलो द बेसिक एग्जाम्पशन टू ऑब्टेन द पैन इन व्यू ऑफ द स्पेसिफाइड प्रोविजन अंडर सेक्शन 139(1). Section 206AA is not applicable to such person. Therefore, bank or financial institution shall not insist upon such person to furnish PAN while filing declaration under Section 197A. However, Section 206AA would continue to be applicable to person whose income above the basic exemption. अगर मान लो बेसिक एग्जाम्पशन से कम है और उन्होंने डिक्लेरेशन दिया, उनके पास पैन नंबर नहीं है, क्योंकि पैन नंबर जरूरत नहीं थी, तो आप डिक्लेरेशन एक्सेप्ट करोगे और उनका टीडीएस नहीं काटोगे, ऐसा कर्नाटक हाईकोर्ट ने बोला था। बट अभी ये केस लॉ बहुत पुराना हो गया तो आईसीआई ने अपने मटेरियल से हटा दिया। चलिए अब एक चीज समझना, एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग सी चीज आई है, और वो चीज आई है लास्ट ईयर बाय फाइनेंस एक्ट 2020 से। और हमारी निर्मला ताई जो है, निर्मला ताई ने ये बोला कि अब से मैं तुम्हारा पैन और आधार कार्ड इंटरचेंजेबल कर दूंगी। उन्होंने इंटरचेंजेबल वर्ड यूज किया था पार्लियामेंट में, जाके आप देखेंगे अगर उनकी स्पीच, तो उनकी स्पीच में उन्होंने ऐसे बोला था कि नाउ पैन एंड आधार इज इंटरचेंजेबल। तो क्या सच में इंटरचेंजेबल वर्ड सही है? आंसर इज नो, इंटरचेंजेबल नहीं होना चाहिए वर्ड। इंटरचेंजेबल किसको बोलते हैं पता है? कि जब आप पेन की जगह आधार यूज कर सकते हैं, आधार की जगह पेन यूज कर सकते हैं, तब इंटरचेंजेबल होगा। यहां ऐसा नहीं है। यहां पे क्या है पता है? यहां इनका कहना यह है कि अगर आपने पेन और आधार को लिंक कर दिया है, आपका पेन आधार कार्ड से लिंक है, तो आप पेन की जगह आधार यूज कर लीजिए।
तो पेन की जगह आप आधार यूज कर सकते हैं, तो ये इंटरचेंजेबल नहीं होता। इंटरचेंजेबल वर्ड कहां यूज होता है? जब दोनों एक दूसरे की जगह यूज हो सकते हैं। तो यहां क्या है, यहां इंटरचेंजेबल वर्ड मैं बोलूंगा सही नहीं है, बट जो यूज किया था वो मैं बता रहा हूं। इन्होंने बोला कि अगर मान लो आपके पास पेन है, आपके पास आधार है, आप उसको लिंक करा रहे चुके हैं, आप उसको लिंक करा चुके हैं, दोनों को, दोनों के बीच में प्यार करा चुके हैं, तो अब फ्यूचर में जहां जहां आपको पेन देना है ना, वहां वहां आप आधार नंबर दे सकते हैं। अगर आपका लिंक है तो जहां जहां आपको पेन देना है वहां पे आप आधार दे सकते हैं, ऐसा गवर्नमेंट ने आपको परमिट किया है। एक और चीज, अगर मान लो आपके पास में ऑल पीपल जस्ट पे अटेंशन, इधर देखो इधर देखो इधर देखो इधर देखो, अगर आपके पास में पैन कार्ड नहीं है, आपके पास पैन कार्ड नहीं है, मैं जो बोल रहा हूं मेरे वर्ड्स पे ध्यान देना, यू डोंट हैव द पैन कार्ड, बट आपके पास आधार नंबर है, आपके पास पैन कार्ड नहीं है बट आपके पास आधार नंबर है, तो आप एक काम करिए, पैन कार्ड नहीं है आपके पास, यू डोंट हैव द पैन कार्ड, जैसे मेरी मम्मा है, उनके पास पैन कार्ड नहीं है बट उनके पास आधार कार्ड है। अगर मम्मा कोई ऐसे ट्रांजैक्शन में एंटर करना चाहती है जहां पैन कार्ड लगता है, तो मम्मा को कुछ नहीं करना, वो आधार कार्ड दे देना है, डिपार्टमेंट ये मान लेगा कि मेरी मम्मी ने पैन कार्ड के लिए अप्लाई किया है और डिपार्टमेंट ऑटोमेटिकली मेरी मम्मी को पैन कार्ड अलॉट कर देगा। देखिए दो चीजें मैंने बोली, दोनों पे ध्यान देना। पहला पॉइंट मैंने ये बोला कि अगर मान लो आपका पैन कार्ड और आधार कार्ड ऑलरेडी लिंक है, मींस ऑलरेडी यू हैव लिंक्ड योर पैन एंड आधार, पैन आधार ऑलरेडी लिंक है, तो जब पैन और आधार ऑलरेडी लिंक है तो आप पैन की जगह आधार दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है करके, ठीक है। दूसरा, आपके पास पैन कार्ड नहीं है, जैसे मेरी मम्मी के पास पैन कार्ड नहीं है, मम्मी ऐसे ट्रांजैक्शन में एंटर करना चाहती है जहां पैन की जरूरत है, तो मम्मा क्या करेगी पता है, मम्मा अपना आधार कार्ड दे देगी। तो जैसे ही मम्मी ने आधार कार्ड दिया, डिपार्टमेंट ये मान लेगा कि मेरी मम्मी ने पैन कार्ड के लिए अप्लाई किया है और मेरी मम्मी को विदाउट एनी डॉक्यूमेंटेशन ऑटोमेटिकली वो लोग क्या करेंगे, पैन कार्ड इशू कर देंगे। ऑटोमेटिकली वो लोग क्या करेंगे, पैन कार्ड है वो पैन कार्ड इशू कर लेंगे और मेरी मम्मी के पास पैन कार्ड आ जाएगा। यू गॉट माई पॉइंट और नॉट? यस। तो देखिए क्या लिखा, ऑल पीपल जस्ट पे अटेंशन, समझना, एवरी पर्सन हु इज रिक्वायर्ड टू इंटीमेट और कोट हिज पेन, अगर उसका पेन कोट करना था, मे कोट हिज आधार, वो पेन की जगह आधार कोट कर सकता है। कब? मैं दूसरा पॉइंट पहले पढ़ूंगा। हैज बीन अलॉटेड अ पेन, उसके पास ऑलरेडी पेन है, एंड हैज ऑलरेडी लिंक्ड आधार एंड पेन, उसके पास ऑलरेडी पेन है और वो पेन आधार से लिंक हो चुका है। दूसरा, हैज नॉट बीन अलॉटेड पेन, उसके पास पेन नहीं है बट पजेस द आधार, उसके पास आधार है, एंड पेन विल बी अलॉटेड ऑटोमेटिकली बाय डिपार्टमेंट विदाउट एनी डॉक्यूमेंटेशन एंड फीस, डिपार्टमेंट ऑटोमेटिकली उसको है वो पेन कार्ड दे देगा। अब एक और चीज समझना, यहां पे आगे पॉइंट नंबर 2 और डाला, वो क्या बोलता है कि एवरी पर्सन एंटरिंग इनटू द प्रिस्क्राइब ट्रांजैक्शन, गवर्नमेंट और ट्रांजैक्शन प्रिस्क्राइब करने वाली है फ्यूचर में, और ट्रांजैक्शन जब प्रिस्क्राइब करेगी, एवरी पर्सन एंटरिंग इनटू प्रिस्क्राइब ट्रांजैक्शन, जो ऊपर ट्रांजैक्शन दे रखे वो तो है ही है, और भी ट्रांजैक्शन प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, शैल बी रिक्वायर्ड टू ऑथेंटिकेट द पेन एंड आधार कोटेड। एक बात बताऊं, आगे फ्यूचर में क्या होगा ना, कि आपने जो पेन दिया है या आधार दिया है वो ऑथेंटिकेट भी करना पड़ेगा कि ये सही है या नहीं। लोग क्या करते हैं, गलत दे देते हैं पेन, किसी और का पेन दे देते। मैं बैंक में कैश डिपॉजिट कराने गया, मैंने मेरे एम्प्लॉय का पेन दे दिया, किसी और का ही पेन दे देते थे। तो इन फ्यूचर में अब क्या होगा पता है, ऑथेंटिकेट होगा कि ये पेन सही है या नहीं करके, ठीक है, या आधार सही है या नहीं, और ये ऑथेंटिकेट करना पड़ेगा। तो देखिए, एवरी पर्सन एंटरिंग इनटू प्रिस्क्राइब ट्रांजैक्शन शैल बी रिक्वायर्ड टू ऑथेंटिकेट द पेन और आधार कोटेड, जो उसने कोट किया है वो ऑथेंटिकेट करना पड़ेगा। एंड ऑल्सो एवरी पर्सन रिसीविंग सच डॉक्यूमेंट शुड एंश्योर दैट पेन और आधार इज कोटेड ऑन द डॉक्यूमेंट इज ऑथेंटिकेटेड, और जो वो डॉक्यूमेंट या ट्रांजैक्शन में जो एंटर हो रहा है वो आगे वाले पर्सन को भी चेक करना पड़ेगा कि भैया ये ऑथेंटिकेटेड पेन आधार है या नहीं है। एग्जाम्पल मैंने लिया, जैसे सपोज मिस्टर बीबी पेड इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ 80,000 टू LIC,
and BB submitted his PAN or Aadhaar, then BB required to authenticate that PAN or Aadhaar belongs to him, के ये मेरा ही है, मैं उसको ऑथेंटिकेट पहले तो करूंगा, और उसके बाद इन दिस केस LIC ऑल्सो रिक्वायर्ड टू ऑथेंटिकेट दैट पेन एंड आधार बिलोंग्स टू द बीबी ओनली। यहां पे वो भी ये ऑथेंटिकेट करेंगे कि ये पेन और आधार बीबी का ही है या नहीं। अगर मान लो दोनों में से कोई भी फेल होता है तो उसमें 10,000 रुपए का पेनल्टी है, जो मैं आपको आगे पढ़ाने वाला हूं। तो देखिए अब यहां पे एक 272B का पेनल्टी आ गया, और ये पेनल्टी क्या बोलता है, पेनल्टी फॉर फेलियर टू कंप्लाई विद सेक्शन 139A। 139A इज रिलेटेड टू पेन। देखिए सबसे पहला, फेल्स टू कंप्लाई विद द सेक्शन 139A मींस आपका इनकम बेसिक एग्जामिशन से ज्यादा है और आपने मान लो पेन अप्लाई नहीं किया तो आपको 10,000 रुपए का पेनल्टी लगेगा। कितना? 10,000 का पेनल्टी। दूसरा, ए पर्सन रिक्वायर्ड टू कोट हिज पेन और आधार इन एनी डॉक्यूमेंट रेफर्ड अंडर सेक्शन 139A कोट्स अ फॉल्स नंबर। अगर आपको कहीं पेन नंबर देना था, आधार नंबर देना था, आपने गलत नंबर दिया, अगर आपने गलत नंबर दिया आपको 10,000 रुपए का पेनल्टी। उसके बाद, पर्सन एंटरिंग इनटू प्रिस्क्राइब ट्रांजैक्शन फेल्स टू ऑथेंटिकेट पेन और आधार इन द डॉक्यूमेंट। आप ऑथेंटिकेट नहीं कर पाए, आप जो है वो पेन और आधार को ऑथेंटिकेट नहीं कर पाए, तो आपको 10,000 रुपया फॉर ईच डिफॉल्ट पेनल्टी। जो डॉक्यूमेंट में एंटर हो रहा है, जो ट्रांजैक्शन में एंटर हो रहा है, जैसे LIC वाला एग्जांपल ऊपर देखा था, पर्सन रिसीविंग सच डॉक्यूमेंट फेल्स टू एंश्योर दैट पेन और आधार कोटेड एंड फेल्स टू ऑथेंटिकेटेड। वो एंश्योर नहीं कर पाया कि पेन आधार लिखा है या नहीं और पेन आधार ऑथेंटिकेट है या नहीं, वो एंश्योर नहीं कर पाई LIC वगैरह, ठीक है, तो उसको भी 10,000 रुपए का ईच फेलियर पे पेनल्टी लग जाएगा। तो देखो 4 पेनल्टी है। पहला, अगर मान लो आपने पेन के लिए अप्लाई नहीं किया, करना चाहिए था, तो आपका क्या होगा? 10,000 का पेनल्टी। अगर मान लो आपने कहीं पे कोई ट्रांजैक्शन में एंटर हो रहे थे, वहां गलत पेन डाल दिया करके, ठीक है, गलत पेन डाला, तो उस केस में 10,000 का पेनल्टी। ये पहले से था। अब इन्होंने क्या बोला, आप जो पेन डालोगे या आधार डालोगे उसको ऑथेंटिकेट करना पड़ेगा। आप ऑथेंटिकेट नहीं किए करके, ठीक है, इन फ्यूचर ऐसा हो सकता है ऑथेंटिकेशन प्रोसेस एंड ऑल, बट अब आप ऑथेंटिकेट नहीं किए तो 10,000 का पेनल्टी। अगर आप जो रिसीव कर रहा है कोई ट्रांजैक्शन में डॉक्यूमेंट्स वगैरह और उसने आप ध्यान नहीं रखा पेन आधार डाला है या नहीं, ऑथेंटिकेटेड है या नहीं, तो उसको भी 10,000 रुपए का पेनल्टी है, वो लग जाएगा। यू गॉट माई पॉइंट और नॉट? यस। चलिए अब एक सेक्शन है 139B करके, आज पढ़ना है या कल पढ़ना है? 139B आज पढ़ना है या कल पढ़ना है? सर आज तो छोड़ दो सर, आज पढ़ना है या कल पढ़ना है? चलिए 139B है, वो कल पढ़ेंगे। कुछ होमवर्क क्वेश्चन लिखिए, कुछ होमवर्क क्वेश्चन लिखिए। कंपाइलर में आइए, बस करो सर थियरी, और आपने इतना पढ़ा लिया आज। आप आ जाइए, रिटर्न फाइलिंग असेसमेंट प्रोसीजर, टॉपिक नंबर 20 दे रखा है पेज नंबर 351 पे। क्वेश्चन नंबर 1 होमवर्क, क्वेश्चन नंबर 1 होमवर्क, क्वेश्चन नंबर 2 होमवर्क, क्वेश्चन नंबर 3 होमवर्क, क्वेश्चन नंबर 3 होमवर्क, क्वेश्चन नंबर 4 होमवर्क, क्वेश्चन नंबर 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 18 होमवर्क, क्वेश्चन नंबर 18 होमवर्क, क्वेश्चन नंबर 20 होमवर्क, क्वेश्चन नंबर 32 होमवर्क, 32 होमवर्क, 33 होमवर्क, डन। इतना आप करके आइए और जितना पढ़ाया उतना आप रिवाइज करके आइए। कल अपन इससे आगे कंटिन्यू करेंगे।
Thanks a lot, people. That's enough for today from my side.